ओए बात नहीं, इसका वो कहा रहे पिस्टलर, जब अपना वो चौथा वीडियो तो ढंग से रिकॉर्ड हो नहीं पाया था ना, उसका वॉइस नहीं थी, तो इसलिए अपन इसमें क्या प्रिंटेड लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये नोट्स तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें दे दूंगा ना, क्लियर है। तो मैं नोट्स तुम्हें लिखने के लिए दे दूंगा, तुम तो बस देखो ना, ठीक है, समझो इसे। और इसकी क्या रिकॉर्डिंग जो अपन ने पहले की थी वो क्या ढंग से काम है नहीं करी, उसमें वॉइस का पंगा था, तो इस बार कर लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से कि अपन पढ़ेंगे बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होती है, ध्यान समझो बेटा इसे। क्लियर है, देखो ये हमें थ्योरी जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है ना, यही मेन थ्योरी थी, इसी से आया था आपका पीवी इक्वल टू एनआरटी यूनिटी जो भी था, ठीक है। इस थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट है, इस थ्योरी के कुछ क्या है बेटा पोस्टुलेट, ध्यान समझो पोस्टुलेट क्या है। इसका जो पहला पोस्टुलेट है वो मतलब उदाहरण, मतलब कल्पना, इमेज, ऐसा मतलब सोचा गया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, जैसे घर वालों ने तेरे सोचा कि हमारी बेटी ऐसी ऐसी आदर्श होगी, पर तू निकली नहीं, उनसे हमारी बेटी होगी वो पढ़ेगी हमारा नाम रोशन करेगी, उनके ऐसे पोस्टुलेट थे, पर तूने ठीक ठाक सा काम किया, तो ये सारी भाषा में पीछे पर्दा लगा रहे। यहां तक क्लियर हो रहा है सबको कि भाई पोस्टुलेट क्या होता है, सबको समझ में आया। अब थोड़ा ध्यान से कि सर हमें ये चीज क्लियर होगी भाई पोस्टुलेट क्या होते हैं, पोस्टुलेट क्या होते हैं। तो बेटा पहला पोस्टुलेट क्या है कि गैस है वो क्या है बेटा लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल से बनी है, किससे बनी है बेटा लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं बेटा अपन गैस मॉलिक्यूल, क्या बोलते हैं गैस मॉलिक्यूल, ये इसका पहला पोस्टुलेट है। फिर इसने कहा कि जो एक गैस होती है उसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं सेम होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं सेम, और डिफरेंट गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं बेटा डिफरेंट, सेम गैस के मॉलिक्यूल सेम और डिफरेंट गैस के मॉलिक्यूल डिफरेंट होते हैं, बोलो कोई दिक्कत है इसमें। नेक्स्ट इसने क्या कहा कि जो इफेक्ट ऑफ फोर्स बाय ग्रेविटी, अच्छा ढंग से नहीं लिखा एक्चुअली ने, तो बेटा जो ग्रेविटी का फोर्स है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, मतलब गैस मॉलिक्यूल पे ग्रेविटी का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता, गैस मॉलिक्यूल पे क्या नहीं लगता बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क नहीं करता है, इसका मतलब समझ में आया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल का मास बहुत कम होता है, उसमें उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता। अगर सोचो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता तुम्हारी क्या हालत होती, फिर ये हसल जैसे छोटे छोटे बच्चे जीते, क्योंकि गैस में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता वो नीचे आ जाती, हमें तो रेंग रेंग के चलना पड़ता, क्लियर है। इनको तो मिल जाती है ऑक्सीजन यहीं नीचे तो रहते हैं यहीं कहीं पे, क्लियर है, ठीक है। तो अपने को क्या करना पड़ता, रेंग के चलना पड़ता, गैस नीचे होती, लेकिन ऐसा होता नहीं, मैंने देखा जीरो नेग्लिजिबल है, क्या है बेटा, इसलिए गैस हवा में काम देखो जगह गैस हमेशा ऊपर की तरफ भागती है, कहां भागती है। अब नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, गैस मॉलिक्यूल कभी भी रेस्ट में नहीं होते, गैस मॉलिक्यूल कभी भी किस में नहीं होते रेस्ट में, हमेशा ट्रेवल करते रहते हैं, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होती, जिस दिन उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है वो लिक्विड में आ जाते हैं, किसमें आ जाते हैं लिक्विड में। गैस मॉलिक्यूल कभी रेस्ट में नहीं होते और वो चलते रहते हैं, इवन उनके जो चलने के जो तरीका है वो क्या है बेटा स्ट्रेट होता है, क्या होता है बेटा गैस मॉलिक्यूल सीधा चलता है, यूं यूं नहीं चलता सांप बनाते हुए, सीधे चलता है। जब इससे कोई आगे मॉलिक्यूल से टकराएगा, टकराने के बाद फिर से पाथ बदलेगा तो फिर सीधा चलेगा, मतलब दो टक्कर के बीच में उसके बाद पाथ कैसे होने वाला है स्ट्रेट। तो मतलब क्या हो गया, गैस मॉलिक्यूल आर नॉट इन ए रेस्ट बट दे परस्यू रैपिड रैंडम मोशन इन स्ट्रेट लाइन, रैपिड रैंडम मोशन होते हैं लेकिन कैसे जाते हैं स्ट्रेट, ऐसे नहीं सारे एक तरफ जा रहे हैं, किधर भी जाएंगे लेकिन जिधर जाएंगे उधर स्ट्रेट जाएंगे। अब उनकी जो मोशन होता है ना, इस मोशन में क्या होता है बेटा ड्यूरिंग खांसी, ड्यूरिंग देयर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, उनके मोशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल के जो मोशन होते हैं बेटा उनमें वो क्या करते हैं बेटा एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, क्या करते हैं, और जब वो टकराते हैं तो हमने एज्यूम किया कि उनके जो कोलाइड है वो कैसे, उनके जो कोलिजन है वो इलास्टिक है, कैसे बेटा इलास्टिक, आपने पढ़ा है फिजिक्स में इलास्टिक क्या होता है, क्या होता है इलास्टिक, मतलब जिसमें एनर्जी का कोई लॉस वॉस है। तो सेम थिंग गैस मॉलिक्यूल के साथ है कि वो जब टकराते हैं तो गैस एनर्जी का कोई लॉस वॉस नहीं करते, हमारे पास उनके क्या कोलिजन कैसे होते हैं परफेक्टली इलास्टिक। अब गैस मॉलिक्यूल प्रेशर कैसे जनरेट करती है, किससे गैस मॉलिक्यूल प्रेशर जनरेट करती है कोलिजन से, किससे जनरेट करती है कोलिजन से। जब गैस मॉलिक्यूल कोलिजन करते हैं तो वो क्या जनरेट करते हैं बेटा प्रेशर, बोलो कोई दिक्कत है, गैस मॉलिक्यूल जब कोलिजन करते हैं तब वो क्या जनरेट करते हैं बेटा प्रेशर, बोलो कोई दिक्कत है, ये चीज समझ में आई कैसे कि बेटा गैस मॉलिक्यूल क्या करते हैं दीवार से जाके क्या करते हैं, जैसे अपने पास ये वॉल है, इस वॉल से जाके वो टकराएंगे बेटा, जब वॉल से टकराएंगे तो उस पर क्या लगाएंगे बेटा फोर्स, क्या लगाएंगे फोर्स,
और अगर मैं उसको वॉल के एरिया से डिवाइड कर दूं तो फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? तो गैस मॉलिक्यूल प्रेशर कैसे प्रेजेंट क्रिएट करते हैं? कोलिजन, दीवार से जाके टकराते हैं, जितना ज्यादा फोर्स ज्यादा टकराएंगे उसको एरिया से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? प्रेशर। क्या आ जाएगा? प्रेशर। क्या बात समझ में आई बेटा? नेक्स्ट, प्रेशर डिपेंड करता है, जैसे अपन गैस को बैलून में भरे तो बैलून का एरिया कम है तो बैलून का एकदम टाइट रहता है, वहां से गैस किसमें निकलती है? हाई प्रेशर में। उसी गैस को कमरे में छोड़ दें तो क्या कमरा को फूलने लग जाता है क्या? नहीं, क्योंकि जब वो गैस यहाँ आती है तो फोर्स तो भी उतना ही लगेगी, लेकिन एरिया बहुत है बड़ा है तो फोर्स पर यूनिट एरिया अपने आप ही कम हो जाता है। नेक्स्ट अपना गैस मॉलिक्यूल की जो वॉल्यूम होती है ना उसे हम नेग्लिजिबल मानते हैं कि सर वो गैस के मॉलिक्यूल की वॉल्यूम होती है क्या? मैंने कहा क्यों नहीं होती, कि जैसे हमारे पास ये कमरा है बेटा, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी है, लेकिन उनको मैं अगर मॉलिक्यूल को पास पास लाके बिठाऊं तो वो वॉल्यूम तो नेग्लिजिबल है कि नहीं है? अब इतना सा स्प्रे कमरे में छोड़ते हैं इतना सा होता है, लेकिन पूरे कमरे को ऑक्यूपाई कर लेता है वो, तो ऑक्यूपाई वॉल्यूम तो उसकी बहुत सारी है ना, और हम ऑक्यूपाई वॉल्यूम को गैस की वॉल्यूम बोलते हैं, जबकि रियलिटी में तो इतनी सी थी। तो क्या ये इतनी सी वॉल्यूम पूरे कमरे की वॉल्यूम क्या नेग्लिजिबल है कि नहीं है? किस तरह नेग्लिजिबल है? नेक्स्ट देखो ध्यान से, अबव पोस्टुलेट, हाँ कौन सा सातवां पॉइंट भूल गया? अच्छा, जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना बेटा गैस मॉलिक्यूल की, वो क्या है बेटा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। किसके होता है बेटा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर कौन सा होता है? टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, टेम्परेचर इन उसके क्या होता है बेटा? प्रोपोर्शनल। उसके क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। अब जो ये ऊपर जितने पोस्टुलेट लिखे हैं ना, जो गैस ये सारे फॉलो कर जाए ना वो गैस आइडियल गैस है। वो गैस कौन है? आइडियल गैस। और जो ना करे वो रियल गैस। जो ना करे वो मतलब कोई गैस आइडियल है ही नहीं, कोई गैस आइडियल है ही नहीं। जैसे घर वालों के तुम कोई आइडियल बेटे या बेटी नहीं हो, आदर्श तो तुम्हें हो ही नहीं, आदर्श तो सिर्फ राम था। क्लियर है? तुम तो हो ही नहीं। क्लियर है? तुम्हें घर वाले कहें कि शाम की रोटी छोड़ दे, तुम बगावत कर देते हो, उसने घर छोड़ दिया था। क्लियर है? तुम क्यों सर उठा लेते हो? क्यों छोड़ दिया रोटी? रोटी नहीं खिला सकते तो पैदा ही क्यों किया था? बुढ़ापे में देख लेना, ये दिन याद रहेगा। तो नेक्स्ट वन ये चीज सबको क्लियर हुई। अब नेक्स्ट वन देखो ध्यान से कि जो काइनेटिक गैस इक्वेशन, किसकी बात करते हैं बेटा? काइनेटिक गैस है। तो क्या बेटा जो नोबल गैस होती है क्या वो आइडियल होती है? बेटा नोबल गैस आइडियल है? नहीं होती। नोबल गैस आइडियल है? हमारी पास में हम उन्हें आइडियल गैस नहीं बोल, वो नोबल है। नोबल का मतलब क्या है? वो इनर्ट है बेटा। क्या है? इनर्ट है। इसका मतलब वो रिएक्शन नहीं करती। क्या नहीं करती बेटा? लेकिन इसका मतलब ये कहीं पर नहीं है कि वो आइडियल है। इसका मतलब ये कहीं पर भी नहीं है कि वो किसी से रिएक्शन नहीं करती, किसी से, इसलिए उन्हें हम नोबल गैस बोलते हैं। इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? बोलो कोई दिक्कत है? आइडियल नहीं। आइडियल होना अलग बात। आइडियल का मतलब ये पोस्टुलेट फॉलो करे, वो भी नहीं करती है फॉलो। आइडियल तो बोले कुछ कंडीशन में गैस को आइडियल बना सकते हैं, हमेशा आइडियल है नहीं। तुम्हें भी कुछ देर के लिए तुम्हारे घर वाले मार पीट के आइडियल बेटा बेटी बना लेते हैं, थोड़े दिनों बाद भूल जाते हो तुम। क्लियर है? नेक्स्ट वन बेटा काइनेटिक गैस इक्वेशन। देखो इस इक्वेशन को अपन डेरिवेशन से निकालते हैं, लेकिन मुझे अपने को पता है कोई काम नहीं आना डेरिवेशन। ये इक्वेशन पता होनी चाहिए। पीवी इक्वल टू 1/3 m c स्क्वायर RMS। m क्या है बेटा? मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल। मास ऑफ ए। n क्या है बेटा? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ ए। और CRMS का मतलब है बेटा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अभी पढ़ाएंगे थोड़ी देर में क्या होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बोलो कोई दिक्कत है? तो पीवी इक्वल टू 1/3 m n c स्क्वायर। m क्या है बेटा? एक गैस मॉलिक्यूल का मास, और एक गैस मॉलिक्यूल का मास किसमें आता है? एमयू में। और एमयू की वैल्यू कितनी होती है? 1.67 × 10⁻24। c स्क्वायर क्या है बेटा? RMS। अब देखो बड़ा ध्यान से इससे ये इक्वेशन है, इसका एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन बहुत आसान आता है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैलकुलेट द प्रेशर जनरेटेड बाय 10⁻23 गैस मॉलिक्यूल। कैलकुलेट प्रेशर जनरेटेड बाय 10⁻23 गैस मॉलिक्यूल हैविंग मास 5 × 10⁻22 ग्राम। अच्छा ये प्रेजेंट होता है? वाह क्या मस्त लिखते हैं तुम लोग। प्रेजेंट इन ए कंटेनर of volume of 10 liter and moving RMS speed 500 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में देखो कोई गलती नहीं होगी बेटा। गलती क्या होगी? अगर मैं इसको यहां सोल्व करूं
तो आपको पता है पीवी इक्वल टू 1/3 m। अरे सुन गया मेरे को यार। अब थोड़ा जैसे मल्टीनेशनल कंपनी, अब ध्यान समझ बेटा कि अब देखो यहाँ पे गलती क्या होगी। आपको m कितना दिया हुआ है बेटा 5 × 10⁻⁻22, ठीक है, माइनस मास सॉरी पावर में -22 है, जो कुछ पॉइंट में आ जाएगा। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 10 लीटर, और सी किसमें दिया हुआ है 500 मीटर पर ए। अब जो गलती क्या होती है, तुम कहोगे सर वॉल्यूम गिवन है, एन गिवन है, एम गिवन है, सी गिवन है, प्रेशर निकाल फेंकेंगे। लेकिन गलती क्या है, सी गिवन है एसआई यूनिट में, इसमें गिवन है ये एसआई यूनिट में, तो बाकी भी एसआई यूनिट में होंगे कि सर बाकी कौन है, मैंने कहा मास भी। तो मास किसमें यूज करना है किलोग्राम में, किसमें करना है। वॉल्यूम भी एसआई यूनिट में यूज होगी, किसमें यूज करना है मीटर क्यूब में। और 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दोगे, मास को किलोग्राम में, सी तो वैसे ही मीटर पर सेकंड में है। तो जो प्रेशर आएगा वो किस में आएगा पास्कल में। प्रेशर किस में आएगा, तो गलती नहीं होनी, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो ध्यान से, आपने को पता है बेटा किसी गैस की काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है 1/2 mv² होती है, और मैं उसको 1/2 mc² आरएमएस लिख सकता हूं। बोलो कोई दिक्कत है, बोलो हाँ ना, मैं किसे लिख सकते हो। हाँ वेलोसिटी, सी आरएमएस क्या वेलोसिटी तो है, तो मैंने v की जगह क्या लिख दिया c² आरएमएस। अगर मैं इसमें से mc² आरएमएस की वैल्यू निकाल तो वो कितना है 2 × काइनेटिक एनर्जी। अब थोड़ा ध्यान से, ये अपनी आइडियल अभी पढ़ाई थी, ये वाली इक्वेशन यही तो है, n को पीछे रख दो, यही तो है mc² × n। तो क्या मैं mc² की जगह ये लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी 2 × काइनेटिक एनर्जी। देखो 2 × काइनेटिक एनर्जी किसकी जगह रखा गया है mc² की वैल्यू यही थी। तो मेरे पास अब देखो ध्यान से इक्वेशन आ गई। अब पीवी की जगह क्या लिख सकता हूं बेटा nRT 2/3 काइनेटिक एनर्जी इंटू n। n यहाँ पे n क्या है बेटा नंबर ऑफ मोल, और मोल निकालने का एक फॉर्मूला होता है बेटा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो क्या मैं इस n की जगह n/एवोगैड्रो रख दूं, ये n क्या नंबर ऑफ पार्टिकल, ये n क्या नंबर ऑफ कट जाएंगे तो बचेगा क्या बेटा R/Na इंटू T इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी। मैंने सोल्व आउट किया, काइनेटिक एनर्जी आ गई बेटा 3/2 R/Na इंटू T। R क्या है गैस कांस्टेंट, Na क्या है बेटा मोल, एवोगैड्रो नंबर। तो इसको हम नया कांस्टेंट बोलते हैं K। R/Na को क्या बोलते हैं K, इसे बोलते हैं गैस कांस्टेंट फॉर ए गैस मॉलिक्यूल। गैस कांस्टेंट फॉर गैस मॉलिक्यूल मतलब पहले इसकी वैल्यू देख लेते हैं। R की वैल्यू में पता ही है, Na की वैल्यू में तो जैसे हम रख के सोल्व करते हैं आंसर आता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर एक केल्विन। और जबकि R की क्या होती है जूल पर केल्विन है पर मोल, जबकि यहाँ जूल पर केल्विन, क्योंकि पर मोल नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो ना ध्यान से, हमें पता है गैस कांस्टेंट R क्या होता है, एक मोल गैस का कांस्टेंट, एक मोल है, तो एक मोल गैस का कांस्टेंट कितना है बेटा R। एक मोल का मतलब Na, तो Na मोल का गैस का कितना है बेटा R। तो एक मोलिक्यूल का कितना होगा, एक मोल का R मतलब Na मोलिक्यूल का R। एक मोल और Na की तो बात होती है, तो Na का कितना है R, तो एक मोलिक्यूल का कितना होगा R/A। क्लियर है। इसलिए बेटा K को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है K को, कि गैस कांस्टेंट फॉर ए वन मोलिक्यूल। तो एक मोलिक्यूल के लिए आपसे नई चीज क्या सीखी कि गैस कांस्टेंट कितना होता है K, और एक मोल का कितना होता है R। तो जब भी मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिखूंगा गैस कांस्टेंट क्या यूज करूंगा K, और जब भी मोल की फॉर्म में लिखूंगा क्या लिखूंगा R। और इस K का दूसरा नाम है बेटा बोल्ट्जमान कांस्टेंट। क्या है बेटा, क्लियर है, इसका नाम है। इसको वैसे KB से लिखते हैं, किससे KB और K दोनों से लिखा मिलेगा, ठीक है। अब बेटा अपने पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया 3/2 kT। 3/2 हमने K यूज किया मतलब पर मॉलिक्यूल है बेटा, क्या है बेटा पर मॉलिक्यूल। बोलो कोई दिक्कत है, आ रही बात में। नेक्स्ट वन है बेटा
कि अगर ये पर मॉलिक्यूल है तो अगर मैं दोनों तरफ 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको कोई दिक्कत है? नहीं सर। कि सर कोई दिक्कत नहीं, 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दो, 1 मोल ही तो है। और इस वाले 1 मोल की जगह मैं क्या लिख दूं बेटा, 3/2 kT, और मोल की जगह मैं Na लिख दूं। यस सर। और आपको पता है K क्या होता है, R/A। NSNA तो क्यों नहीं मर गया? क्लियर है? तो क्या आ गया बेटा, काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT। तो देखो 3/2 kT पर मॉलिक्यूल, 3/2 RT पर मोल। ये 1 मोल की है, तो N मोल की कितनी होगी? 3/2 nRT। 3/2 बोलो, कोई दिक्कत है? ये चीज समझ में आई बेटा? नेक्स्ट देखो ध्यान से, हमें जो चीज समझने की, ये चीज तो हमारे समझ में आ गई। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, इस तरह इसमें क्या होना है, क्या चीज है कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि एक गैस है ऑक्सीजन, उसके पर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 3/2 kT। लेकिन नाइट्रोजन गैस की, अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो दोनों के गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी क्या? हाँ, क्योंकि तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर सेम कर दिया, मतलब हर गैस के गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी सेम होती है। एक गैस की मॉलिक्यूल, एक गैस की मॉलिक्यूल एनर्जी क्या होती है? इवन मैं कहूं एक मोल की एनर्जी भी क्या होती है? सेम। लेकिन एन मोल की सेम होती है क्या? कि सर एक मॉलिक्यूल की सेम है, फिर एन मोल की भी तो सेम होनी चाहिए। तो देखो बड़ा ध्यान से, मैंने कहा इधर तुम बैठो 10, कितने हो? 10। और मैंने कहा तुम सबके, हर बच्चे की एनर्जी सेम, हर बच्चे की एनर्जी सेम है। क्लियर है? तो हर बच्चे किसी एक को उठाया, इसको उठा के, इसको उठाया, एनर्जी सेम। लेकिन अगर मैं तुम्हें ध्यान से देखो कि एक तरफ तुम 10 बैठे हो, एक तरफ 20 बैठे हो, तो क्या 20 की एनर्जी तुम 10 से ज्यादा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्योंकि पर तो तुम बराबर हो, लेकिन ऑल ओवर तो ज्यादा हो गया। तो अगर मैं कहूं 2 मोल ऑक्सीजन और 3 मोल नाइट्रोजन, किसकी ज्यादा होगी बेटा? क्योंकि मोल पे तो डिपेंड करेगा ना। लेकिन कोई भी गैस की पर मोल और पर मॉलिक्यूल एनर्जी क्या होती है? सेम। अब यही क्वेश्चन फंसता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन गैस की काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल एट 400 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, तो कोई सी गैस ले लो सबके बराबर, हर गैस के गैस मॉलिक्यूल के क्या है? सेम। तो आपको सर ये तो अच्छा, आपने टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब कभी क्वेश्चन ये आएगा कि नाइट्रोजन गैस के 2 मोल एटम की एनर्जी, 2 मोल नाइट्रोजन गैस की काइनेटिक एनर्जी निकालो, तब तो हम इनका यूज करोगे। और अगर वो कहे कि नाइट्रोजन गैस के 1 मोल की, सॉरी नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी निकालो, तब आप एन की यूज नहीं करो। 1 मोल के लिए एन के लिए एन में रख दो, ये तो दोनों सेम ही बात है। तो पर मॉलिक्यूल के लिए हमें कोई मतलब नहीं है मास से, किससे मतलब नहीं है? मास से। लेकिन पर मॉलिक्यूल के लिए, लेकिन पर मॉलिक्यूल के मतलब है नहीं है। लेकिन अगर मुझसे कोई 2 मोल कहे, कोई 4 मोल कहे, तो मुझे मतलब है कि नहीं? किस का मतलब है कि 2 मोल गैस है कि 4 मोल गैस है कि 6 मोल, तो काइनेटिक एनर्जी अलग आएगी। लेकिन पर मॉलिक्यूल कोई भी गैस हो, चाहे 100 ग्राम हो, चाहे 500 ग्राम हो, चाहे 600 ग्राम, पर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे करती है। किस पे करती है? बोलो कोई दिक्कत है? अभी यही तो पढ़ा था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जैसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ 64 ग्राम है ऑक्सीजन, तो 64 ग्राम है, तो मैंने इसके पहले क्या निकाले बेटा? मोल। क्या निकाले? तो 64/32 कितना मोल आ गया बेटा? 2 मोल। अब फॉर्मूले में रख दिया बेटा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 62 मोल इनटू, अब आर की वैल्यू कितनी यूज करेंगे बेटा? अब एनर्जी काइनेटिक अभी बताया था, एनर्जी के फॉर्मूले में आर आना चाहिए जूल में, किसमें आना चाहिए? तो कितना यूज करेंगे? 25/3। कितना यूज करेंगे? 25/3। क्या बात समझ में आई? तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? 3/2, एन की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 25/3, और टेम्परेचर है 300 डिग्री केल्विन में लिख दे। आगे बात समझ में? अब 25/3 8.314 को तो बोलते हैं 25/3। तो एनर्जी और वेलोसिटी के फॉर्मूले में आप आर की वैल्यू ऐसा यूनिट करोगे, जूल वाली। कौन सी? जूल वाली। पीवी इक्वल टू एनर्जी में क्या लिख देते हैं? 1/12, 0.0821 लीटर एटीएम वाली। बोलो कोई दिक्कत है? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस सैंपल एट 27 डिग्री सेल्सियस ई, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी इन टर्म ऑफ ई एट 227 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड इक्वल टू T1/A, प्रोपोर्शनल है। अब आपको बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा? E2 निकालनी है। 27 डिग्री मतलब कितना हुआ? 300। 227 मतलब है 500। कितने बेटा? 500। बोलो कोई दिक्कत है?
और E2 कितना आ जाएगा बेटा 5/3 E। ऐसे क्वेश्चन हमने एटॉमिक में करते थे, एक का दे दे दूसरे का पूछे तो रेशियो ले लो। क्या ले लो? कह रहा है कि वाट टेम्परेचर एट वाट टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ 20 ग्राम ऑफ हीलियम, कितनी बेटा? हीलियम इज सेम एज 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट 127 डिग्री। कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी सेम है। काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम। किसकी बेटा? ऑक्सीजन और हीलियम की। तो काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो मैंने क्या लिखा बेटा 3/2 n हाइड्रोजन इंटू R इंटू हाइड्रोजन था ना हीलियम, n हीलियम इंटू T इक्वल टू 3/2 n ऑक्सीजन था इंटू RT, तो T हीलियम और T ऑक्सीजन। ऐसा लिखूंगा 3/2 से 3/2 R से R, तो क्या है n हीलियम इंटू T हीलियम इक्वल टू n ऑक्सीजन इंटू, तो बेटा हमें क्या दिया 20 ग्राम हीलियम, मतलब कितने मोल हुए? 5 मोल। टेम्परेचर ऑफ हीलियम तो निकालना है, ऑक्सीजन के कितने 80 ग्राम, तो 80/32 और टेम्परेचर कितना 127 मतलब 400। सोल्व करते हैं, बताओ टी हीलियम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सर। क्लियर है? नेक्स्ट अपने पास बेटा डिफरेंट काइंड ऑफ ए वेलोसिटी, डिफरेंट काइंड ऑफ ए वेलोसिटी। अब बेटा डिफरेंट काइंड ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, ध्यान समझो। तो डिफरेंट काइंड ऑफ वेलोसिटी में अपने पास क्या है बेटा? सबसे पहले आती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। क्या आती है बेटा? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। कि भाई मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है, ध्यान समझो। कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि जैसे आपके पास गैस मॉलिक्यूल है, तो सारे गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी सेम हो, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमारे पास कई गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है, किसी की एनर्जी 1 1 2 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 3 2 2 2 1 2 3 2 3 4 5 6 10। तो बताओ मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल के पास कौन सी एनर्जी है? 2। सेकंड वाली सब ज्यादा है, तो मतलब मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी है उसी का नाम क्या है बेटा? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। वेलोसिटी हैव मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ ए नॉन एज ए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। बोलो याद हो गया कि मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल के पास जो वेलोसिटी उसी का नाम क्या है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। आगे समझ में फॉर्मूला होता है v मोस्ट प्रोबेबल इक्वल टू √2 RT अपॉन m। m क्या है बेटा? मोलर मास। m क्या है? मोलर मास। अब देखो बेटा आपको पता है pm इक्वल टू क्या होता है? dRT। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं pd इक्वल टू RT अपॉन m। तो क्या मैं यहाँ RT अपॉन m की जगह क्या लिख सकता हूँ? p अपॉन a d। तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? √2p अपॉन a d। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट मुझे पता है मोलर मास किसके इक्वल होता है बेटा? वेपर डेंसिटी इनटू 2। तो अगर मैं मोलर मास की जगह वेपर डेंसिटी इनटू 2 रखूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, फॉर्मूला क्या आ जाएगा? √RT अपॉन a वेपर डेंसिटी। नेक्स्ट बना बेटा एवरेज स्पीड। क्या है बेटा? एवरेज स्पीड तो बहुत आसान है, जितने मॉलिक्यूल है सबकी वेलोसिटी का एवरेज निकाल दो, वही क्या है? एवरेज स्पीड। मतलब मेरे पास n मॉलिक्यूल है, सबकी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय n। हमसे क्वेश्चन दे दे हमें 10 मॉलिक्यूल दे दे, सबकी वेलोसिटी दे दे, पूछे वी एवरेज निकालो, तो सबका क्या जोड़ के एवरेज निकाल दो। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √8RT अपॉन a पाई m, और उसका क्या था? √2RT अपॉन a m। तो बाकी तो सेम ही RT अपॉन m RT अपॉन a। अभी मैंने सिखाया था RT अपॉन m की जगह क्या लिख सकते हैं? P अपॉन a d। बोलो कोई दिक्कत है? कि सर ठीक है। और क्या लिख सकते हैं बेटा कि मोलर मास की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो हमारा फॉर्मूला क्या है बेटा? √2RT अपॉन पाई, और m की जगह क्या लिखेंगे? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो 2 से r कितनी बार कट गया? 4। तो फॉर्मूला क्या हो गया? √4RT अपॉन a पाई इंटू वेपर डेंसिटी। नेक्स्ट वन आता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, CRMS। अभी पढ़ के आए ना, इसको VRMS भी बोल दो यार, CRMS। रूट मीन स्क्वायर उल्टा पढ़ो से, स्क्वायर मतलब जितनी वेलोसिटी है सबका क्या लो? स्क्वायर। फिर उनका लो मीन, मीन मतलब एवरेज। फिर उनका क्या करो बेटा? रूट। उसे क्या बोलते हैं? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर आपको 4 ऐसी वेलोसिटी दे दे, सबका पहले स्क्वायर करना, फिर एवरेज लेना, फिर एवरेज का क्या ले लेना? रूट। और एक इसका फॉर्मूला होता है VRMS का √3RT अपॉन a। सेम कॉपी है बेटा। उसमें जो पहले वाले में क्या है? √2RT अपॉन a m, फिर वाले में √8RT अपॉन a पाई m, और इसमें 3RT अपॉन m।
तो सेम कहानी RT अपॉन एम की जगह क्या लिख दिया, P अपॉन ए। VRMS क्या है बेटा, 3RT अपॉन ए 2 इंटू। तो बेटा मुझे पता लग गया। अब एक चीज और पूछूं मैं तुमसे कि इन तीनों में से बड़ा कौन है, √2RT अपॉन एम, √3RT अपॉन ए, पाई एम, और ये क्या था बेटा, सॉरी √8RT अपॉन पाई एम, √3RT अपॉन ए एम। तो देखो बेटा ये तो √2 है, ये √3 है, ये 8 अपॉन पाई कितना होता है, 2 पॉइंट कुछ होगा। तो बताओ सबसे बड़ा क्या यही नहीं हुआ क्या, सबसे बड़ी कौन सी हुई बेटा, VRMS। VRMS क्या सबसे बड़ी, फिर कौन है बेटा फिर कौन है VMP। बोलो कोई दिक्कत है, सबसे बड़ी कौन है RMS, फिर एवरेज, और सबसे छोटी मोस्ट प्रोबेबल। और मोस्ट प्रोबेबल लगभग मॉलिक्यूल के पास होती है, लगभग मॉलिक्यूल के पास कौन सी होती है। हमें क्वेश्चन बहुत आसान से आते हैं, कैलकुलेट RMS स्पीड ऑफ O2 मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है √3, R की वैल्यू कितना यूज करोगे 25/3, RT है टेम्परेचर कितना रखोगे 300 अपॉन मोलर मास, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 32। लेकिन बेटा सब SI में रखने, किसमें रखने हैं, तो 32 किलोग्राम, मतलब 32 ग्राम होता है ना, तो उसको -3 ये लिखोगे नहीं लिखोगे, क्योंकि मोलर मास यहाँ पे जो रखा है वो किसमें है बेटा, किलोग्राम में, किसमें है किलोग्राम। बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट वन है बेटा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। देखो मैक्सवेल ने कोई मॉलिक्यूलर स्पीड के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई खास काम है नहीं किया कि सर खास काम नहीं किया, मतलब मैं यूं इससे काम किया था कि सर यूं काम का मतलब, जो बड़ा सिंपल सी कहानी है। मैक्सवेल ने क्या किया था कि ये ज्यादा केमिस्ट्री नहीं आती थी इसको मैथ बहुत आती थी। तो ये क्या करता, हर जगह है केमिस्ट्री फिजिक्स सब जगह है। तो ये क्या करता, कोई थ्योरी देता था उसमें आके मैथ घुसा देता, कहते कोई मैथ से सार है। इसने ग्राफ बनाया बेटा जिसे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ कहते हैं। ये स्टैटिस्टिकल ग्राफ था और इसी का यूज होता है हर जगह। तुमने देखा कोरोना की पी कैसे आती है, यूं करके यूं, वो इसी के ग्राफ इसी की थ्योरीज है ना, मतलब उसी स्टैटिक्स के यूज करते हुए बनाया इसने। तो इसका ग्राफ क्या है बेटा, इसका ग्राफ बेटा बेस्ड ऑन है लो प्रोबेबिलिटी। किस पे बेटा, कि सर प्रोबेबिलिटी के लॉ पे बेस है, मतलब इसने बेटा क्या की प्रोबेबिलिटी निकाली, क्या निकाली बेटा, प्रोबेबिलिटी। हर चीज की क्या निकालता था ये, प्रोबेबिलिटी। क्लियर है भाई, एकदम फिक्स नहीं था, प्रोबेबिलिटी लेता था, ऐसा ऐसा होना चाहिए। अब बेटा देखो इसका ग्राफ क्या है, इसने ग्राफ बनाया बेटा किसके बीच में, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल का क्या लिया बेटा उसने, फ्रैक्शन, और स्पीड ऑफ ए मॉलिक्यूल। इस तरह का ग्राफ बनाया उसने, इस तरह क्या बनाया बेटा, ग्राफ किसमें बनाया बेटा उसने, फ्रैक्शन ऑफ ए मॉलिक्यूल, dn अपॉन n, n टोटल, dn किसी एक का। तो ये क्या हो गया बेटा, फ्रैक्शन ऑफ ए मॉलिक्यूल। और यहां पे उसने क्या लिया बेटा, स्पीड, क्या लिया बेटा, स्पीड, क्या लिया बेटा, स्पीड। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आया। इस ग्राफ का मतलब क्या हुआ, इस ग्राफ का वो सिंपल सा मतलब है बेटा, देखो ध्यान से, कि सर सिंपल सा मतलब है कैसे, अगर मैं क्लास में सारे बच्चों तुमको मैं कहूं भागो, तो कुछ से हुसैन बोल्ट होंगे वो एकदम गाइड, ऐसा कहते हैं भागना स्टार्ट हुआ बहुत आगे, दिख नहीं रहे, कुछ बुजुर्ग बच्चे पीछे, मतलब, और मोस्ट ऑफ बच्चे कहां दौड़ेंगे बेटा, बीच में कहां दौड़ेंगे। आपने कभी भी देखा होगा जब मैराथन होती है फिर कई लोग भागते हैं, तो कुछ तो बहुत आगे होते हैं, कुछ बहुत है, और मोस्ट ऑफ लगभग बीच में। क्लियर है, तो बहुत तेज हुसैन बोल्ट भी कम है, बुजुर्ग बच्चे भी, लेकिन बीच में बच्चे ज्यादा होते हैं, यही होता है। तो इसने भी तो यही कहा, मॉलिक्यूल जब भागेंगे तो कुछ मॉलिक्यूल तो ऐसे होंगे जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। तो क्या ये हाई स्पीड वाली बात है, ये क्या है हाई स्पीड, और ये कौन सी बात है बेटा, तो क्या हाई स्पीड वाले मॉलिक्यूल भी बहुत है, कि सर हाँ सर हाई स्पीड वाले मॉलिक्यूल भी बहुत है। बहुत क्या बेटा, हाई स्पीड वाले मॉलिक्यूल बहुत है कि कम है, मॉलिक्यूल वाई एक्सिस पर है, मॉलिक्यूल तो इतने ही हुए ना बेटा, मॉलिक्यूल क्या है बेटा, कम। लो स्पीड वाले मॉलिक्यूल भी क्या है, कम। वाई देखो वाई एक्सिस पर है ना भाई, लेकिन बेटा बीच की स्पीड पे मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है। बीच की स्पीड में मॉलिक्यूल क्या है सबसे ज्यादा, बोलो है कि नहीं। और बड़ा इसे बोलते हैं पीक ऑफ कर्व, क्या बोलते हैं बेटा, और आपको पता है कि मैक्सिमम फ्रैक्शन यही मॉलिक्यूल, मतलब मैक्सिमम ये क्या है बेटा, इधर मॉलिक्यूल ये पॉइंट क्या है बेटा, मैक्सिमम मॉलिक्यूल है बेटा, और मैक्सिमम मॉलिक्यूल के पास यही वेलोसिटी है,
यस सर। और बेटा जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल के पास वेलोसिटी होती है वही क्या कहलाती है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो इसका मतलब एक चीज तो श्योर है कि किसी भी ग्राफ का पीक क्या दिखाता है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। आई बात समझ में? तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ का पीक क्या दिखाता है बेटा? मोस्ट प्रोबेबल। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल करस्पॉन्डिंग टू जीरो स्पीड इज वेरी लेस। ये भी क्या है बेटा? बहुत है, कम है। क्लियर है? एज वेल एज मॉलिक्यूल करस्पॉन्डिंग टू वेरी हाई स्पीड इज आल्सो वेरी लेस। मतलब जिनके पास बहुत ज्यादा स्पीड है वो भी कम है, जिनके पास कम स्पीड है वो भी बहुत है, कम है। मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव ए कॉमन वेलोसिटी। क्या होती है बेटा उनके पास? है कॉमन वेलोसिटी नोन एज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। सो पीक ऑफ कर्व रिप्रेजेंट ए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब अगर मैं कहूं ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, मैंने कहा इन दोनों में से एक एवरेज है, एक आरएमएस है, तो बताओ कौन सी एवरेज कौन सी आरएमएस? मैं पूछूंगा क्यों? क्योंकि बेटा एवरेज दो सबसे बड़ी कौन सी होती है? आरएमएस। तो सबसे आगे है किसको? आरएमएस को। फिर आई बात में अगर हमें तीन ऑप्शन दे दे ए बी सी, तो हमें पता है ये तो मोस्ट प्रोबेबल है और सबसे आगे आरएमएस, बीच में एवरेज। अब ये कहीं पर भी आ सकता है, लेकिन इसका पता है ये तो यही आएगा, इसका पता है तो। अब बेटा इस एरिया अंडर द कर्व होता है ना बेटा, वो कांस्टेंट होता है। वो क्या होता है? और ये क्या होता है कि सब टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है, और ये इक्वल होता है यूनिटी मतलब एक। क्यों? क्योंकि बेटा फ्रैक्शन है। क्या है बेटा? और सारी फ्रैक्शन का सम कितना आता है? 1। सारी फ्रैक्शन का सम कितना आता है? 1। अब बेटा आपके पास तीन ग्राफ बना रखे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसके थ्योरेटिकल। इस तरह से क्या तीन ग्राफ है एक ही गैस के अलग अलग टेम्परेचर पे, पूछता है T1 T2 T3 में से बड़ा कौन सा है। तो देखो मुझे पता है मैं तीनों पॉइंट पे मोस्ट प्रोबेबल देखूं, तो बताओ कहां पे मोस्ट प्रोबेबल ज्यादा है? इस पॉइंट को लिख देते हैं थर्ड, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट। किस पॉइंट पे मोस्ट प्रोबेबल ज्यादा है? T1 पे मोस्ट प्रोबेबल ज्यादा है। इधर स्पीड है, अरे यहाँ तो फ्रैक्शन है, मॉलिक्यूल है, स्पीड तो यहाँ पर है। T3 पे सबसे ज्यादा है, मतलब थर्ड पॉइंट पे मोस्ट प्रोबेबल सबसे ज्यादा है। और आपको पता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कितनी है बेटा? √2RT/m। सेम गैस के लिए तो m कांस्टेंट है तो इसका मतलब जहां मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा वहां टेम्परेचर है ज्यादा। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? कि जहां मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा वहीं पे टेम्परेचर है ज्यादा। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? तो मतलब टेम्परेचर कहां ज्यादा है? T3 पे सबसे ज्यादा, फिर T2 पे, फिर भाई ग्राफ तो बने हुए आएंगे, ग्राफ की कोई टेंशन है नहीं है। नेक्स्ट बार अपने पास फिर से दो ग्राफ बना दे, फिर से क्या बना दे? दो ग्राफ। अब की बार के दोनों अलग अलग गैस का है, सेम टेम्परेचर पे दो अलग अलग गैस का है, तो बताओ किस गैस का मोलर मास ज्यादा होगा? तो मुझे पता है इस गैस का मोस्ट प्रोबेबल, इस गैस का, तो बताओ किस गैस का मोस्ट प्रोबेबल ज्यादा है? बी गैस का। सबसे ज्यादा है। अरे एक्स एक्सिस पर है स्पीड, बी का ज्यादा है। किसका ज्यादा है? और बेटा अगर बी का ज्यादा है तो आपको पता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इक्वल टू √2RT/a। जिसकी स्पीड ज्यादा उसका मोलर मास एक कम, तो इसका मतलब बी का मोलर मास कम, ए का ज्यादा। आज समझ में ऐसे क्वेश्चन आते हैं मैक्सवेल से, बाकी कोई क्वेश्चन है नहीं आते। और ये जो ग्राफ है बेटा, इस ग्राफ में आपने एक चीज देखी, जैसे मैंने कहा T3 बड़ा है T2 से, T2 बड़ा है T1 से, तो आपने एक चीज देखी बेटा कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो देखो मॉलिक्यूल का जो हाई स्पीड वाले मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ रहा है और लो वालों का घट रहा है। देखो ग्राफ को, ग्राफ दो ग्राफ को बनाओ तो देखो ऐसा है, एक ग्राफ ऐसा है और एक ग्राफ ऐसा है। तो देखो इधर से ग्राफ डिक्रीज हुआ, इधर से क्यों? क्योंकि बेटा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर स्पीड क्या है बेटा? टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कम स्पीड वाले मॉलिक्यूल की संख्या घट जाएगी और ज्यादा वालों की। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? पक्का? इसका एरिया भी ज्यादा होगा ना? इसका ना एरिया सबका कॉमन है। क्यों? क्योंकि बेटा इसका इधर से एरिया घटा तो इधर से बढ़ा है इसलिए मैंने कहा एरिया अंडर द कर्व क्या है? कांस्टेंट। आप कहोगे सर ये तो इधर से बढ़ रहा है तो एरिया इधर से घट गया। इसमें देखो इधर से कम है, इसका इधर से कम है तो इधर से ज्यादा है, इसका इधर से और कम है तो इधर से और है। देखो इसका इधर से देखो ना ऐसे, इधर से घटा तभी तो इधर से बढ़ा, इसलिए तो मैंने कहा एरिया अंडर द कर्व क्या है? कांस्टेंट। नेक्स्ट वन अपने पास बेटा रियल गैस। कौन सी गैस है? रियल गैस। ओए बाधा नहीं, अरे ध्यान से, अपन तो थोड़ा फास्ट फास्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है?
अब ध्यान से देखो बेटा, अगर अपन बात करें रियल गैस, क्या है बेटा? चलो पता नहीं। अब बेटा ध्यान से बात करते हैं रियल गैस की। किसकी बात करें? रियल गैस। तो रियल गैस क्या होता है बेटा? नॉन आइडियल गैस। क्या होता है बेटा? नॉन आइडियल गैस को क्या बोलते हैं? रियल गैस। क्या बोलते हैं? रियल गैस के जो एक्चुअल में है उसे वो क्या बोलते हैं? तो बेटा डिफरेंस क्या होता है रियल और आइडियल गैस में? आइडियल गैस क्या होती है कि बेटा वो गैस जो क्या करती है बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करे हर टेम्परेचर और प्रेशर पे, मतलब हर सिचुएशन में कुछ भी करो वो हमेशा फॉलो करे, पीवी इक्वल टू एनआरटी। मतलब आदर्श बेटा कौन है? जो हमेशा हर सिचुएशन में माँ बाप का कहना माने, यस सर। सो कॉल्ड, ठीक है। तो वो कौन है बेटा? आदर्श बेटा है। क्या है बेटा? आदर्श। अच्छा तेरे घर वाले कहते पढ़ाई करता है तू झूठे, अरे ऐसा होता है। वो तो ये भी कहता है हमारा करती मत क्या, अगर पूरी करता है तू। बस उनका एक कहना मानता है कि बेटा टाइम पे रोटी खा लिया कि हाँ पापा वो खा लेता हूँ, ठीक है। उसके अलावा कोई इसको ये कहते टाइम पे सो जाया कर, हाँ वो भी नहीं करता है, तो टाइम पे सोता भी नहीं है। क्लियर है बातें सर में? एक सेकंड। तो गैस जो बेटा आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करे वो कौन है? आइडियल गैस, हर कंडीशन में फॉलो करेगी। लेकिन जो रियल गैस होती है ना बेटा, वो आइडियल गैस को फॉलो करेगी, लेकिन जब प्रेशर बहुत लो, लो का मतलब जीरो, ही है लो का मतलब क्या है? जीरो। एट लो प्रेशर, एट लो। अब मैं आगे भी लो प्रेशर बोलेंगे, लेकिन यहाँ जो लो प्रेशर का मतलब ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट उसे क्या बोलते हैं? आइडियल गैस। क्या बोलते हैं? सॉरी रियल गैस। जो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर मतलब नियर बाई जीरो एंड हाई टेम्परेचर पे जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करे उसे क्या बोलते हैं बेटा? रियल गैस। क्या बोलते हैं? रियल गैस। क्या बात समझ में आई? नेक्स्ट देखो ध्यान से कि जो आइडियल गैस होती है ना बेटा, उसके लिए अपन क्या है कि बेटा वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल को हम क्या मानते हैं? नेग्लिजिबल। वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल मतलब गैस मॉलिक्यूल को इस कमरे के आगे क्या मानते हैं? नेग्लिजिबल। आ रही बात समझ में? और साथ में हम क्या मानते हैं कि गैस की मॉलिक्यूल में कोई अट्रैक्शन भी नहीं है। जबकि रियल गैस क्या होती है बेटा कि वो गैस जिसकी गैस मॉलिक्यूल को हम नेग्लिजिबल है नहीं मान सकते, साथ में उनके मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन भी होता है। क्या होता है बेटा? अट्रैक्शन भी होता है। हमारी बात समझ में? ये रियल गैस में डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को पढ़ते हैं हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से। किसमें पढ़ते हैं बेटा? कि क्या चीज होती है कंप्रेसिव फैक्टर। इसको अपन पहले तो जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जेड से। होता क्या है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर? ये बताता है कि कोई भी रियल गैस आइडियल गैस से कितना डेविएट कर गई, कितना डेविएट कर गई। अब तुम्हारे घर वाले तुम्हारे परसेंटेज देख के पता करते हैं हमारा बेटा आदर्श से बेटे से कितना डेविएट कर गया। हमारी बात में बोले ये करते हैं कि नहीं करते? अब नहीं करते, उम्मीद ही छोड़ दी क्या बस। तो उन्होंने क्या आदर्श का पैमाना बदल दिया कि ये कुछ कर ले तो ये मेरा आदर्श बेटा है। पढ़ाई वढ़ाई जिसकी बस की बात है, खेलकूद में भी आ जाए तो उसमें भी ये आदर्श बेटा नहीं है कि खेलकूद क्या पहले पढ़ाई काटा फिर अब क्या खेलकूद काटा, कि अभी बस जिंदगी में जी ले, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। या फिर ये थोड़ा सा चुप रह ले, उसमें भी घर वाले खुश है कि मान लिया हमारा तो यही राम है, जैसा भी है यही है। अब ध्यान से तो बेटा इट्स डिनोट बाय जेड। किससे डिनोट करते हैं? जेड से। तो इट्स गिव आइडिया अबाउट ए डेविएशन, डेविएशन ऑफ ए रियल गैस फ्रॉम ए आइडियल बिहेवियर। तो जेड होता है बेटा वी रियल अपॉन ए वी आइडियल। वी रियल क्या है बेटा? गिवन इन ए क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दिया आएगा वो रियल है। ठीक है, मैं क्या पता कोई रियल में कितने हो किसी की वॉल्यूम, जो क्वेश्चन में कह दिया गैस है जिसकी वॉल्यूम 5, एक रियल गैस की, जब जब रियल नाम बोले रियल गैस, ये गैस है जिसकी वॉल्यूम 5 लीटर है, ठीक है, जो वॉल्यूम गिवन वो रियल, जो वॉल्यूम गिवन वो रियल। बोलो कोई दिक्कत है? यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट वन आइडियल क्या है बेटा? जो कि हमें कैलकुलेट करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से, पीवी इक्वल टू, जैसे गैस की एसटीपी पे वॉल्यूम 22.4 लीटर, तो ये पीवी इक्वल टू एनआरटी से निकाली हुई है। किससे निकाली हुई है? 22.4 मतलब 22.7, जो नया वाला है उसमें क्या 22.7। तो ये रियल नहीं है, आइडियल है। कैसी है? आइडियल। जो हम पीवी इक्वल टू एनआरटी से निकाले वो आइडियल, और जो हमें दिया है वो रियल। अब बेटा देखो ध्यान से, क्या बेटा? कोई गैस आइडियल नहीं है। क्लियर है?
टेम्परेचर बदलते ही वो रियली कुछ टेम्परेचर कंडीशन में वो आइडियल की तरह बिहेव करती है, हमेशा नहीं करती। आई हो ना। अब अगर किसी गैस की जेड ग्रेटर देन 1 आ जाए, भाई जेड क्या है, रियल गैस की वॉल्यूम अपॉन है आइडियल गैस की वॉल्यूम, और इसे बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और अगर जेड है वो ग्रेटर देन 1 आ जाए, जेड ग्रेटर देन 1 आने का मतलब क्या हुआ है कि आइडियल गैस की वॉल्यूम क्या है, छोटी है, और रियल गैस की वॉल्यूम क्या है, बड़ी। अभी तो जेड 1 से बड़ा आया। अब भाई रियल गैस की वॉल्यूम ज्यादा आ रही है, किसे ज्यादा कैसे आ सकती है, जब गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर जाए। गैस के मॉलिक्यूल है, मान लो इन दोनों छोरियों की बनती ना है और इनको अपन साथ साथ बिठाएं, तो ये क्या करेंगी, दूर दूर बैठेंगी। और अगर मान लो इनकी बनती है तो पास पास बैठ के बातें करने के लिए, तो पास पास आएंगे कि नहीं आएंगी। तो अगर गैस मॉलिक्यूल में हमें कहा गैस मॉलिक्यूल इतनी सी वॉल्यूम कवर करेगी, लेकिन उससे ज्यादा कवर करिए, मतलब गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पे, रिपल्सन बिटवीन ए मॉलिक्यूल्स। अगर बेटा किसी गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से बड़ा आ जाए तो गैस मॉलिक्यूल में रिपल्सन है, गैस मॉलिक्यूल में क्या है, लेकिन वॉल्यूम तो जितना आना चाहिए उससे ज्यादा ही, इसलिए हम इसे बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं, बोलो कोई दिक्कत है। गैस मॉलिक्यूल में रिपल्सन होगा तो गैस मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, तो वॉल्यूम जितनी आनी चाहिए उससे ज्यादा, आइडियल तो मतलब नॉर्मल कंडीशन है ना, उससे ज्यादा ही, मतलब क्या हुआ, डेविएशन। कौन सा डेविएशन, पॉजिटिव। अगर जेड लेस देन 1 है, कब हो सकता है, जब रियल की वॉल्यूम आइडियल से क्या हो, छोटी। ऐसा कब हो सकता है, मैंने कहा इतनी दूर में गैस आएगी उससे कम में है, मतलब गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करके क्या करेंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बेटा, मतलब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या, अट्रैक्शन बिटवीन गैस है मॉलिक्यूल। सेकेंड थिंग, डेविएशन कैसा होगा, डेविएशन कैसा होगा, नेगेटिव। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, पक्का। नेक्स्ट मैंने बेटा जेड इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू, अगर जेड 1 आ गया मतलब वो गैस रियल है, मतलब वो गैस क्या है, सॉरी आइडियल है। गैस कैसी है, और सर उसमें डेविएशन न्यूट्रल, कोई डेविएशन होगा ही नहीं ना, फिर आइडियल होगी तो कहेंगे डेविएशन। अब जैसे हमारे पास इस तरह से ग्राफ बनाया गया, जैसे मैं इसको फिर से बना दूं, ये हमने कहा रियल गैस का ग्राफ, आइडियल गैस का ग्राफ है, किसका है बेटा, और हमने कहा ये आपका बेटा रियल गैस का ग्राफ है, किसका है बेटा, रियल गैस का ग्राफ हमने बना दिया ऐसा समझने के लिए। ये आपकी रियल गैस है और ये आपकी कौन सी है, आइडियल। अब ये वाला इलाके में और इस वाले इलाके में अगर डिफरेंस देखूं तो बेटा यहां पे अगर मैं देखूं बेटा, तो बेटा वॉल प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट प्रेशर पे आप मुझे एक बात बताओ, किसकी वॉल्यूम ज्यादा है, रियल वाले की या क्या आइडियल वाले की। देखो वॉल्यूम यहां पर रियल वाले की वॉल्यूम ज्यादा है ना बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ रियल ग्रेटर देन आइडियल है। यस सर। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव डेविएशन। तो ये लगा क्या दिखाता है बेटा, पॉजिटिव डेविएशन। क्या दिखाता है, पॉजिटिव डेविएशन। अगर मैं यही चीज यहां पे करूं तो यहां पे किसकी वॉल्यूम ज्यादा है, आइडियल की ज्यादा है, तो कौन सा डेविएशन है, तो ये नेगेटिव डेविएशन वो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा ये वाला इलाका पॉजिटिव डेविएशन तो है, लेकिन मैं इन दोनों में बात करूं तो ये कौन सा प्रेशर है, हाई प्रेशर है, और ये कैसा प्रेशर है, तो हाई प्रेशर में गैस कैसा दिखाएगी, पॉजिटिव डेविएशन, और लो प्रेशर में, इस आपने कहा था लो प्रेशर में तो ये आइडियल होती है, और उस लो प्रेशर का मतलब है जीरो। कितना है, जीरो। क्या ये बात समझ में आई बेटा, नियर बाई जीरो, ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट मैंने बेटा जैसे हमसे क्वेश्चन दिया कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस इज 25 लीटर इज ए 28 एसटीपी, प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ गैस। अब हमें पता है कि क्वेश्चन में जो दिया गया वो तो रियल है, यस सर। और एसटीपी पर आइडियल कितना होना चाहिए था, 22.7 लीटर होना चाहिए था भाई। 22.7 होना एसटीपी पर, तो एक आइडियल गैस का 22.4 तो ओल्ड है, नया वाला कितना है 22.7, वो मॉड्यूलर क्वेश्चन में 22.4 लेते हैं, तो 22.7 है कितने गैस का, 1 मोल का। तो अब मुझे बताओ कि 1 मोल का हमारा आइडियल गैस इक्वेशन कहती है 22.7, रियलिटी में उसका 25 है, तो बताओ कौन सा डेविएशन हुआ, पॉजिटिव, जितना आना चाहिए उससे ज्यादा पॉजिटिव। मतलब गैस में कैसा इंटरेक्शन है बेटा, रिपल्सन। क्या है बेटा, अब हमारे पास 4 गैस गिवन है ए बी सी डी, उनके कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दिए हुए हैं इस तरह से, और हमसे पूछा गया है कि आपको इनको बताना है कि इनको अरेंज करना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेविएशन।
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेविएशन, क्या लिखना है बेटा? डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। देखते समय ध्यान रखना, डेविएशन फ्रॉम ए आइडियल बिहेवियर से सबसे ज्यादा डेविएट कौन होगी? तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि सर डी सबसे ज्यादा डेविएट है, फिर ए, फिर आपका सी, बी, फिर सी। ऐसा नहीं है रे, जेड इक्वल टू 1। जब जेड कितना आता है? 1। जब जेड 1 आएगा तो गैस कैसी है? तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं किसमें? जेड वर्सेज पी में, जेड वर्सेज तो ये जेड इक्वल टू 1 वाली लाइन है, जेड इक्वल टू जो यहां पर है वो आइडियल है, यहां पर वो क्या है? आइडियल। तो ए गैस का कितना है? 1.8, तो ये 1.8 यहां पर होगा 1 से ऊपर। बी का 0.8 तो उससे नीचे, सी का 0.6 तो और नीचे, क्योंकि ओरिजिन तो नीचे है ना बेटा, यहां ओरिजिन थोड़ी, ओरिजिन तो नीचे। ए का कितना है बेटा? 1.6, तो ये रहा 1.6। बोलो कोई दिक्कत है? अब जेड इक्वल टू 1 पे आइडियल है, तो बताओ इसका डेविएशन कितना हुआ? 0.6 का। 1 से कितना चेंज हुआ? वही तो है डेविएशन, 1 पे तो आइडियल है। तो 1.6 मतलब कितना डेविएट कर रही है? 0.6 का। ये कितने का डेविएशन कर रही है? ये जिसका भी है 0.2 का। और ये कितने का डेविएशन कर रही है? तो बताओ सब ज्यादा डेविएशन कौन कर रही है? डी कर रही है। फिर ए और बी और सी में से, क्योंकि बी तो बेटा जेड इक्वल टू 1 के करीब है ना, तो जेड इक्वल टू 1 के जितना करीब रहोगे उतना कम डेविएशन, उतना कम है। तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसमें है? डी में, फिर ए में, फिर सी में, फिर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज देम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन। अब अट्रैक्शन कब होता है बेटा? मुझे पता है जब जेड 1 से ज्यादा है तब तो बेटा क्या होता है? रिपल्सन। तब तो क्या होता है? और जेड जब लेस देन 1 है तब क्या होता है? इसका मतलब अट्रैक्शन तो बी और सी दो में ही है। अब जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा डेविएशन होगा। इसका मतलब जितना अट्रैक्शन उतना ज्यादा डेविएशन, या फिर जितना ज्यादा डेविएशन उतना ज्यादा अट्रैक्शन। अट्रैक्शन इन दो में। अब इन दो में ज्यादा डेविएशन किस में? सी में कि बी में? सी में जितना डेविएशन ज्यादा उतना अट्रैक्शन है ज्यादा। सामने देखो, कहां देख रही है? समझ में नहीं आ रहा? ऐसे मत कर बेटा। तो सी और बी में से डेविएशन किस में ज्यादा है? सी में। किस में बेटा? सी में। कैसे कह सकते हो? क्या बेटा? डेविएशन ज्यादा है, जितना ज्यादा डेविएशन उतना ज्यादा अट्रैक्शन। तो सी और बी में किस में सबसे ज्यादा? अब ए और डी दोनों बेटा जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी गैस की वॉल्यूम क्या हो जाएगी? कम। उतनी गैस की वॉल्यूम कम हो जाएगी तो जेड उतना क्या आएगा बेटा? कम। तो डेविएशन उतना ज्यादा आएगा ना 1 से। भाई मुझे पता है कि जेड लेस देन 1 क्या है बेटा? 1। ये भी डेविएशन है। जेड ग्रेटर देन 1 भी। अगर गैस की वॉल्यूम बेटा, रियल गैस की वॉल्यूम जितनी कम होगी, रियल गैस की वॉल्यूम कब कम होगी? जब अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा। और अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा जेड की वैल्यू उतनी क्या होगी? 1 से दूर जाएगी। 1 के पास थोड़ी आएगी बेटा, 1 से दूर जाएगी। 1 से ज्यादा दूर जाएगी तो डेविएशन ज्यादा होगा कि नहीं हुआ? बस जितना ज्यादा अट्रैक्शन आएगा उतना वी रियल छोटा आएगा, और जितना वी रियल छोटा आएगा उतना जेड क्या आएगा? छोटा। इस गैस का कितना? 0.6, इसका 0.8। तो बताओ सी और बी में से किसमें अट्रैक्शन ज्यादा रहा होगा? आइडियल गैस का फिक्स है। तो सी और बी में से अगर मैं बात करूं तो किसकी रियल गैस की वॉल्यूम कम रही होगी? सी की कम रही होगी ना, क्योंकि बेटा जेड की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? वी रियल अपॉन वी आइडियल गैस की वॉल्यूम। रियल गैस की वॉल्यूम जितनी छोटी होगी उतना ही जेड छोटा होगा। तो जिसके लिए जेड सबसे कम है उसी में तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ? उसी में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ? और जिसमें जेड सबसे कम उसी का डेविएशन सबसे ज्यादा है। बोलो कोई दिक्कत है? आगे सन में। और अट्रैक्शन सिर्फ बी और सी दो में ही है, क्योंकि अट्रैक्शन जेड लेस देन 1 वालों में होता है। अब इन दोनों में क्या है? रिपल्सन। क्या है? रिपल्सन। अब आपको पता है जितना ज्यादा रिपल्सन होगा क्या रियल वॉल्यूम उतनी ज्यादा होगी, और जबकि रियल की वॉल्यूम जितनी ज्यादा होगी जेड उतना ही बड़ा। मतलब जिसका जेड बड़ा उसमें रिपल्सन है ज्यादा, और रिपल्सन ज्यादा मतलब अट्रैक्शन है कम। तो इन दोनों में से अगर मैं अट्रैक्शन पूछना चाहूं तो अगर दोनों में रिपल्सन है लेकिन पूछना चाहूं तो किसमें ज्यादा होगा? ए में, क्योंकि डी में रिपल्सन ज्यादा है तो अट्रैक्शन अपने आप ही कम।
अगली बार मैं पूछूं कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिपल्सन बताओ, तो रिपल्सन क्या होगा, ए और डी में ही होगा, और ज्यादा किस में होगा, डी में, और ए में कम। अब बी और सी दोनों में अट्रैक्शन है, बी और सी में दोनों में, लेकिन सी में अट्रैक्शन है ज्यादा, सी में अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा, और सी में अट्रैक्शन ज्यादा तो रिपल्सन है कम। आगे बात समझ में। अब रियल गैस इक्वेशन, ये डेविएशन आई क्यों रहा है, क्लियर है? तो हमें पढ़ना है बेटा वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन। क्या पढ़नी है? तो वॉन डेर वाल ने क्या किया बेटा, इस गैस इक्वेशन में कुछ गलतियां थी, गैस इक्वेशन में कुछ क्या थी बेटा, इन गलतियों को उसने दूर किया, इन गलतियों को उसने क्या किया, दूर किया। और यही क्या बेटा अपनी वॉन डेर वाल गैस है। पहली इक्वेशन क्या है, वॉल्यूम में उसने गलती देखी, किसमें देखी, क्या देखी बेटा, ध्यान समझो, ये मेरे पास एक आइडियल गैस है, क्या है बेटा, देखो गैस की जो वॉल्यूम क्या होती है, जैसे अगर अपन कहें कि जैसे अपन के पास क्या नाम है, किसको ले एग्जांपल, क्या नाम है तेरा, सौरभ। अपने सौरभ को नाचना पसंद है, सौरभ को क्या पसंद है, हमने पूरी क्लास खाली करा दी और सौरभ को कमरे में घुसाया, में नाच। तो सौरभ ने पूरे कमरे में घूम घूम के नाचा, और बाहर आके पूछा हमने क्या, कितने इलाके में नाचा, कि सर पूरे कमरे में नाचा, मस्त, कोई दिक्कत इसे फील है। फिर हमने एक डस्टर फेंक दिया, हमने कहा सौरभ नाच, तो हमने पूछा कितना नाचा, कि कुछ नहीं, वो डस्टर बीच में आया था, थोड़ा सा, कुछ फर्क नहीं पड़ा उसको मैंने नाचते नाचते लात मारी उसमें, तब मुझे कोई फर्क है, इतनी सी वॉल्यूम का क्या ही फर्क पड़ना था, कि ऑलमोस्ट पूरे कमरे में नाचा। अगली बार क्या हो, तुम सबने कहा सर हमें भी नाच देखना, हमें भी नाच देखना, तुम सब भी क्लास में घुसाए, तो क्या तुमने मैंने तुम्हें कहा क्लास के कोने में खड़े हो जाओ, तो तुम क्लास का एक कोना कवर करोगे तो काफी दूरी कवर करके खड़े हो जाओगे 10-15 बच्चे। अब हमने कहा सौरभ को नाच, सौरभ ने कहा मूड ऑफ में, क्या हुआ कि पूरे कमरे में तुम्हें नाच ही पाया नहीं पाया, ये खड़े थे गवार लोग। तो क्या सौरभ ने पहले के कंपैरिजन में कम एरिया में डांस किया? तो गैस का वॉल्यूम होता क्या है कि सर गैस का वॉल्यूम होता है कि जितनी दूर में गैस फ्री मूवमेंट कर सके, जितने इलाके में वो घूम सके, वही गैस का वॉल्यूम है। जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर सके, एक मॉलिक्यूल को वो मैंने छोड़ा और वो जितने इलाके में घूम गया उतनी उसकी वॉल्यूम है। अब अगर आइडियल गैस के मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो जैसे अपने पास गैस का है, ये मैंने कहा कंटेनर है, जिस कंटेनर की वॉल्यूम क्या है, V, क्या है बेटा, अगर मैं इन सारे गैस मॉलिक्यूल को अगर एक कोने में लगाऊं, तो क्या ये गैस मॉलिक्यूल की एक्चुअल वॉल्यूम हुई कि नहीं हुई? इतनी तो उसने ऑक्यूपाई कर रखी है, इतनी उनकी एक्चुअल वॉल्यूम है। तो गैस कितने इलाके में घूम सकती है बेटा? इतने में तो, इतना तो कवर हो गया ना बेटा, इतने में घूम सकती है। वो डस्टर वाला खेल, एक छोटा सा डस्टर रख दिया तो बाकी इतना इलाका है, गैस मॉलिक्यूल को मैंने फ्री छोड़ा, तो क्या वो इस इलाके में घूम सकता है क्या? तो बेटा उस गैस मॉलिक्यूल को पूछो कितना वॉल्यूम में तुम घुमा, तो वो क्या कहेगा, वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस गैस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम। इतनी वॉल्यूम हटानी पड़ेगी बेटा, वो तो नहीं घूम पाया इसमें। सुन लेना पहले पूरी, ये वाली सारे गैस मॉलिक्यूल को कोने में लगा दिया पकड़ के, और फिर एक मॉलिक्यूल को छोड़ा तो घूम, तो क्या वो इतने इलाके में घूम पाएगा जहां ये खड़े हो गए? तो कंटेनर की वॉल्यूम में से इसको हटाना पड़ेगा, लेकिन हमें पता है तो नेग्लिजिबल है। तो डस्टर वाला खेल है, जब कमरे में डस्टर पड़ा तो उसको तो नेग्लिजिबल है, तो ये नेग्लिजिबल है, मतलब गैस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम क्या हुई बेटा, मतलब 0 है, फर्क कुछ पड़ा नहीं। इसीलिए हम आइडियल गैस में हमने क्या कहा कि जो कंटेनर की वॉल्यूम वही गैस की वॉल्यूम मान लेते थे, कोई फर्क है नहीं था। लेकिन बेटा अगर यही चीज मैं किस में जाऊं बेटा, रियल गैस में जाऊं, इसके मॉलिक्यूल बड़े बड़े होते हैं। अगर मैंने कंटेनर की वॉल्यूम अभी भी मैंने V माना, सारे मॉलिक्यूल को मैंने कोने में लगा दिया, तो क्या इतने वॉल्यूम कवर करके खड़े हो गए? ये क्या है बेटा, गैस मॉलिक्यूल की रियल वॉल्यूम, उनकी खुद की वॉल्यूम। अब एक मॉलिक्यूल को छोड़ा मैंने, घूम कितने में घूमा, तो वो क्या कहेगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल। लेकिन बेटा आपकी बारी गैस मॉलिक्यूल 0 नहीं है, तो क्या गैस की वॉल्यूम है कंटेनर की वॉल्यूम को माना जा सकता है क्या? कि सर गैस की वॉल्यूम को कंटेनर की वॉल्यूम में नहीं मान सकते, क्या आएगी, कुछ है कम आएगी। बोलो कोई दिक्कत है? इसलिए हमने इस क्वेश्चन को क्या लिखा बेटा ध्यान से, कि हमने कहा कि गैस मॉलिक्यूल है उसकी वॉल्यूम है, हमें निकाल वो हटानी पड़ेगी कंटेनर में से, और हमने कहा वो है NB, कितनी है बेटा, NB में B क्या है बेटा, एक गैस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस मॉलिक्यूल, B क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस मॉलिक्यूल, और N क्या है बेटा, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। भाई अपने पास 1 मोल है, तो 1 मोल की खुद की गैस मॉलिक्यूल की एक्चुअल वॉल्यूम हटा दो,
बाकी सारी वॉल्यूम में कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल है, घूम सकता है। भाई वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होती है? वही तो होती है जितने में घूम सकते हो। आप इस इलाके में घूम ही नहीं सकते, तो इतनी वॉल्यूम तो आपकी एक्चुअल है ना। आप तो रियल के केस में मान सकते, आइडियल में मान सकते हो, रियल में नहीं। ये तो गलती है, आप इस इलाके में घूमे ही नहीं तो काउंट क्यों कर रहे हो? यस सर। अब जितने मोल, 1 मोल की बी है तो जितने मोल हैं, अगर 2 मोल होते तो और वॉल्यूम कवर हो जाती, उतनी कंटेनर की वॉल्यूम में से हटा दो। तो वी गैस क्या हो गया? वी कंटेनर माइनस ए एन बी। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। बी क्या है बेटा? बी का नाम है, बी को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम ऑफ ए 1 मोल ए गैस मॉलिक्यूल। 1 मोल गैस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम। क्लियर है? इसको को वॉल्यूम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? को वॉल्यूम भी। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लूडिंग वॉल्यूम। एक्सक्लूडिंग मतलब वो वॉल्यूम जो हटाई गई है। और इसको क्या बोलते हैं? वंडरवॉल वॉल्यूम करेक्शन फॉर कांस्टेंट फॉर ए वॉल्यूम। ये सारे इसी के नाम। ये सारे क्या है? क्लियर है? बस यहीं तक हमें को पढ़ना था। हाँ जी।